जब देखो डांटते रहते हैं और कोई काम नहीं है इनको। अल्लाह ने थोड़ा जल्दी क्या पैदा कर दिया, बड़े होने का रूप जमाते रहता है। खड़ूस, 420 कहेंगे। मुझे तो लगता है इनके दिल की जगह पत्थर है, मुस्कुराना तो जैसे आता ही नहीं। नोरिस हवेली के वसी और इस दाऊज के एक कोने में बड़े भारी भरकम सोफे के पीछे चुप कर बैठी और मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। और उसका रुख सामने सीढ़ियों की तरफ था, जहाँ से किसी भी वक्त उस खतरनाक इंसान की आमद मुतवक्का थी, जिसके खौफ से वो यहाँ छुपी बैठी थी। क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने गलती से साहब की गाड़ी की चाबी कहीं रख कर बुला दी थी और अब पूरा घर ढूंढ रहा था, सिवाय उसके जो यहाँ छुपी बैठी अपनी जान की अमान मांग रही थी। आरा को हमेशा शरारत करने या बेपरवाही बरतने पर साहब से डांट पड़ी थी और मुंह बनाती उसे कोस रही थी। उसकी गाल गुस्से और डर की मिली जुली कैफियत से सुर्ख हो रहे थे और माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। आयरा भी, ये लो, तुम्हारे लिए तोहफा लाया, ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। अचानक मेहराब, जो कि उसके 13 साल चचाजाद भाई और हर जुर्म में बराबर का शरीक था, सोफे की दूसरी जानिब से रिंगता हुआ वहां नमूदार हुआ और उसके हाथ में इंतहाई लेसदार इंतहा और हकीकत के करीब नजर आने वाली मसनूई चिपकली थी, जिसे देखते ही आयरा की आंखें खौफ से फैल गई और वो सांस हलक में अटक गई। मेहराब, ये क्या बदतमीजी है, दूर करो इसे मुझसे। तुम्हें पता है ना मुझे इन चीजों से कितनी घिन आती है। वो हकलाई, लेकिन मेहराब के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। उसने आयरा के खौफजदा चेहरे को एंजॉय करते हुए वो लेसदार मस्तूरी चुप्पली उसके मजीद करीब कर दी, फिर उसके दुपट्टे के पल्लू पड़क दी। आयरा की फलक शगाफ देखे पूरे लाउंज में गूंज उठी और वो बिना कुछ देखे वहां से उछली और अंधाधुंध भाग दी, ताकि उसकी मुसीबत से उस जान छोड़ा सके। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, या शायद साहब की किस्मत में आज फिर उससे टकराना लिखा था। वो तेजी से मुड़ते सामने मेन गेट से अंदर दाखिल होते वजूद से पूरी कोच से टकराई थी। चाबी ना मिलने की खबर सुनकर वैसे ही उसका पारा हाई हो रहा था। क्या मुसीबत है आयरा, देख कर नहीं चल सकती हो तुम? क्या आंखों के साथ साथ अकल से भी फारिग हो गई हो, जो नजर नहीं आता कि सामने कौन आ रहा है? साहब की गर्जदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी थी और आयरा, जो पहले ही छिपकली के डर से खौफजदा थी, अब साहब की गजबनाक तेवर और सुर्ख आंखें देखकर मजीद सहम गई। वो जल्दी से उससे पीछे हटी और कानों को हाथ लगाते खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। सॉरी साहब भाई, वो मेहराब मेरे पीछे छिपकली लेकर भाग रहा था तो मैं डर गई थी। उसे मासूमियत से वजाहत दी, लेकिन साहब की पेशानी पर बल अब भी वैसे ही मौजूद थे। उससे सख्त नजरों से पहले आयरा को देखा, जो कि सहमी हुई खड़ी थी, और फिर पीछे खड़े मेहराब को घूरा, जो अब छिपकली जेब में छुपा कर शराफत का मुजस्समा बना सतून के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। बस करो अपनी ये बचकाना हरकतें आयरा, तू अब बच्ची नहीं हो, फिर नहीं बसती जाती हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी आज भी नर्सरी के बच्चों वाली है। और मेरा, तुम इधर आओ मेरे पास। अगर दोबारा यहाँ बेहुदा हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो दोनों, इस घर को तुम लोगों ने सर्कस बना रखा है। साहब की सख्त आवाज पर वो दोनों वहां से सर झुकाकर भाग खड़े हुए, जबकि लाउंज में मौजूद मुलाजमीन भी स्वयं कर अपने कामों में लग गए। रईस हवेली का माहौल हमेशा से पुरौनक रहा था। यहाँ 3 भाई अपने खानदान के साथ हंसी खुशी रहते थे। सबसे बड़े शफकत उनैस थे, जिनकी शख्सियत इंतहाई बारोब थी। उनकी बीवी साइमा बेगम एक नफीस और सुलझी हुई खातून थी, और उनका बेटा शाहब, जो कि पूरे खानदान का फखर और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपनी मेहनत और काबिलियत से उसने कम उम्री में ही नोरेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बुलंदियों में पहुंचा दिया था। लेकिन फितरत में वो सख्त गिर और असूल पसंद वाक़ हुआ था। दूसरे नंबर पर अहमद नोरेस थे, जिनकी बीवी का नाम लुबना था। उनकी एक ही बेटी थी आयरा, जो हद दर्जे शरारती, लापरवाह और चुलबुली थी। पूरे घर की जान उसमें बसती थी, क्योंकि इकलौती वही थी जो सबकी लाडली थी और शाहब से पूरे 8 साल छोटी थी। ज्यादातर काम उसका शाहब की नाक में दम करना होता था और शाहब भी उसे अपनी नादान कजन समझकर माफ करता था। लेकिन उसकी शरारतें अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तीसरे नंबर पर असद नोरेस थे। उनकी बीवी आलिया और 13 साल का बेटा मेहराब था, जो आयरा की हर क्राइम में पार्टनर होता था। गर्ज
नूरेस हवेली में रहने वाले सब एक दूसरे पे जान निछावर करते थे। उनके दरमियान मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता मिसाली था। लेकिन शहाब का रूप और दबदबा सब पर हावी था। खासतौर पर आयरा और मेहराब तो उसके कदमों की आहट पहचान कर ही रास्ता बदल लेते थे। रात का खाना हस्बे मामूल सबने इकट्ठे खाया। जब आयरा खामोशी से नजरें झुकाए बैठी रही ताकि शहाब की नजरों में ना आए, लेकिन शहाब की तेज नजरें उसी का जायजा ले रही थी। खाने के बाद साइमा बेगम ने प्यार से शहाब के सर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम बहुत थक गए हो गए। आजकल काम का बहुत ज्यादा है ना बोझ तुम पर, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ की मोहब्बत भरी आवाज पर शहाब का चेहरा नरम पड़ा। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस कुछ जरूरी मीटिंग्स चल रही है दुबई वाले क्लाइंट्स के साथ, इससे मसरूफ हूँ, आप फिक्र ना करें। उसने माँ के हाथ का बोसा लिया और फिर अचानक मुड़कर आयरा और मेहराब को देखा, जो दबे पाँव वहां से खिसकने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ वहीं। आयरा, तुम्हारे फाइनल पेपर सर पर है और मेहराब, तुम्हारा रिजल्ट पिछली बार भी खराब आया था। आज से तुम दोनों शाम को मेरे स्टडी रूम में बैठकर पढ़ोगे ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। साहब का हुक्म सुनते आयरा का मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि मेहराब ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम साहब, इन दोनों के कान खींचने वाले हो रहे हैं। आलिया बेगम के इस जवाब पर आयरा मिनमिनाई। भाई, लेकिन मैं अपने कमरे में ज्यादा सुकून से पढ़ती हूँ, वहां मुझे डिस्टरबेंस नहीं होती। आयरा ने कमजोर सी दलील पेश की, जिस पर शहाब ने एक अब्रू हिचकाया। मुझे पता है कितनी पढ़ाई होती है कमरे में, मोबाइल और लैपटॉप पर ड्रामे देखे जाते हैं। बहस बंद करो और 10 मिनट में अपनी किताबें लेकर मेरी स्टडी रूम में पहुंचो। साहब ने हत्याई लहजे में फैसला सुनाया और खुद सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। आयरा ने पैर पटका और गुस्से से मेहराब को देखा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनूस। अगर तुम वो चिपकली वाला ड्रामा ना करते तो अभी मैं अपने कमरे में मजे से नॉवल पढ़ रही होती। अब बुक तो उस जल्लाद के साथ बैठना पड़ेगा। साहब अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करके फ्री हुआ तो अपने कमरे से मुल्हका स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया, जहां से कुछ जरूरी फाइल्स चेक करनी थी। लेकिन माँ का मंजर देखकर दरवाजे पर रुक गया। आयरा और मेहराब जो कि किताबें खोलकर उसके स्टडी रूम के पास ही नीचे कलीन पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी तवज्जो किताबों से ज्यादा एक दूसरे को खामोश खामोशी से पैगामात भेजने और कागज के गोले बनाकर मारने में मसरूफ थे। साहब ने एक गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट पर दोनों ने फौरन किताबों में मुंह छुपा लिया, जिससे उनसे ज्यादा पढ़ाकू दुनिया में कोई हो ही नहीं। तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? मुझे लगा सो गए होगे। चलो अच्छी बात है, मेहनत करो। साहब ने अपनी मखसूस कुर्सी संभालते लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की और संजीदगी से पूछा, बस भाईजान, ये बस आखिरी चैप्टर है, वही खत्म कर रहे थे, आप अपना काम करें, हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। आयरा ने बड़ी फर्मा बरदारी से कहा और अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए किताब चेहरे के आगे कर ली। साहब ने सर हिलाया और अपने काम में मगन हो गया। वो काफी देर तक फाइल्स में उलझा रहा। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। उस स्क्रीन पर अतादो शुमार का जाल फैला हुआ था। कमरे में सिर्फ घड़ी की टक टक और कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक साहब के फोन पर कॉल आई और वो फोन कान से लगाए बात करता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया, क्योंकि सिग्नल का कुछ मसला हो रहा था। वो अपनी फाइल ओपन करके वहां से उठ गया। आयरा ने जैसे ही साहब को बाथरूम में जाते देखा, उसके दिमाग में शैतान ने सरगोशी की। वो पिछले 2 घंटे से यहाँ कैद थी और बोर हो रही थी, और ऊपर से साहब का रवैया उसे मुसलसल चुभ रहा था। मेरा देख, भाई का लैपटॉप ऑन है और वो कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे। जरा देखे तो सही क्या खजाना छुपा है इस पे। आया ने शरारत से आंखें नचाते हुए कहा तो मेहराब डर गया। आप ही नहीं, प्लीज, भाईजान से मार नहीं खानी है मुझे। मैं तो कहता हूँ कि चुपचाप बैठी रहे, वो भी आ जाएंगे। लेकिन आयरा कहाँ बाज आने वाली थी। उसे तो शहाब की इस जबरदस्ती पढ़ाई करवाने का बदला लेना था। उसने मेहराब की बात सुनी अनसुनी करते लैपटॉप अपनी गोद में रखा। अरे कुछ नहीं होता, डरपोक इंसान, बस देख ही रही हूँ, देखना अब कैसे शहाब भाई परेशान होते हैं। बड़ा मजा आएगा जब वो ढूंढेंगे कि फाइल कहाँ गई। उससे तेजी से उंगलियां चलाई और साहब की ओपन हुई फाइल देखी, जो कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी। कि सारा डाटा सेलेक्ट करके एक ही पल में डिलीट का बटन दबा दिया।
स्क्रीन पलक चिपकते सफेद हो गई और वहां मौजूद तमाम मेहनत एक सेकंड में गायब हो गई। आप ही ये क्या किया? आपने तो ये डिलीट कर दिया सब कुछ। भाई का भाई अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन आपका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। चुप कर, चल गो से और मुंह बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार जो मेरा नाम लिया तो मैं कह दूंगी कि लैपटॉप हैंग हो गया था। आयरा ने उसे धमकी दी थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और शाह बाहर निकला। फोन जेब में डालता वापस अपनी कुर्सी की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत उतरी थी। ये क्या? मेरी फाइल कहाँ गई? मैंने अभी यहाँ ओपन छोड़ी थी। शाह की आवाज में छुपी सर्द मेरी और गुस्से ने खमले का दर्जा रत नुक्ता इन जमात से भी नीचे गिरा दिया था। उसे तेजी से लैपटॉप का रिसाइकल बिन देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो फाइल मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी, क्योंकि आयरा ने शिफ्ट डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल किया था नादानी में। ये हरकत किसने की है? मैं तुम दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे सिस्टम को किसने हाथ लगाया? जवाब दो मुझे। शाह का गुस्सा अब लावे की तरह उबल रहा था। उन दोनों को सामना खड़ा करके पूछ रहा था और उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। मेरा आपकी टांगे कांप रही थी। उसे फौरन डर के मारे आयरा की तरफ उंगली उठा दी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, कसम से ये आयरा आप ही ने किया है। इन्होंने बटन दबाया था। मैं मना करता रहा, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। मेरा आपने अपनी जान बचाने के लिए फौरन सारा सच उगल दिया और शाहब का इशारा मिलते ही वहां से वो ऐसे भागा जैसे कमरे में शेर आ गया हो। उसे मालूम था कि अब यहाँ क़यामत टूटने वाली है। अब कमरे में सिर्फ शाहब और आयरा ही रह गए थे, और आयरा की हालत तीत थी। वो चूर नजरों से शाहब को देख रही थी, जो कि अब बहुत करीब आ चुका था। उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। सच, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपने झूठ बोला। मैं तो बस टाइम देख रही थी, मेरा हाथ लग गया होगा। आयरा ने हकलाते हुए सफाई पेश की, लेकिन शहाब उसकी रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि हरकत सिर्फ आयरा ही कर सकती है, जानबूझकर उसे तंग करने के लिए। झूठ मत बोलो आयरा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वो मेरे 2 दिन की मेहनत थी, जो तुमने अपनी एक फजूल शरारत की नजर कर दी। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा कितना नुकसान होता है तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम कब बड़ी होगी, कब जिम्मेदारी का एहसास होगा तुम्हें? साहब ने उसके दोनों बाजों को पकड़कर उसे झंझोड़ा तो वो सहम गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था वो इतना जरूरी है। मैं तो बस मजाक। तो राजी हो गए, लेकिन शाह का गुस्सा कम नहीं हुआ। इस बार मामला संगीन था। मजाक की भी कोई हद होती है। आइन आज तुम्हें सजा मिलकर रहेगी, ताकि आइंदा तुम मेरी चीजों को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचो, और तुम्हें याद रहे कि हर बात मजाक नहीं होती। साहब ने उसकी कलाई थामकर उसे कमरे के कोने में खड़ा कर दिया। सारी रात जब तक वो फायर दोबारा नहीं बनती, तुम यहाँ एक टांग पर खड़ी रहोगी, और अगर तुमने पाँव नीचे रखा तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी सजा है, ताकि तुम्हें सब्र और बर्दाश्त का मतलब समझ आए। साहब का लहजा हतमई और अटल था। उस दायरा को दीवार के साथ खड़ा किया और हुक्म दिया कि वो एक टांग पर खड़े हो जाए। भाई प्लीज ऐसा मत करें, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। आयना ने रोते हुए मिन्नत की। आंसू उसकी गालों पर बह निकले, लेकिन शाहब ने उसकी एक ना सुनी और वापस अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस नए सिरे से फाइल बनाने में मसरूफ हो गया। उसे नजरअंदाज कर रहा था, मगर वो उसे सबक सिखाना चाहता था, ताकि वो संजीदा हो जाए और उसे एहसास हो कि उसकी लापरवाही दूसरों के लिए कितनी नुकसानदा हो सकती है। वक्त रिंग रिंग कर गुजर रहा था। रात के 3 बज रहे थे और आयरा अब बुरी तरह से थक चुकी थी। उसकी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टांग सुन्न होकर टूट जाएगी, और आंखों में नींद के डोरे तैर रहे थे। वो बार बार साहब की तरफ देखती, जो कि पूरी तवज्जो से स्क्रीन पर नजरें जमाए काम कर रहा था। उसकी माथे पर शक्ति थी। वो इंतहाई थका हुआ लग रहा था। आयरा के आंसू खुश्क हो चुके थे और अब सिर्फ सिसकियां बाकी थी। वो दिल ही दिल में तौबा कर रही थी कि आइंदा कभी साहब से पंगा नहीं लेगी, और ना कभी उसके लैपटॉप को हाथ लगाएगी। जिस्म का तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था, और वो दीवार का सहारा लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहब की एक नज़र उसे सीधा खड़ा होने पर मजबूर कर देती। भाई प्लीज,
اب تو माफ करते, मैं गिर जाऊंगी, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसकी आवाज में लकाहत और बेबसी थी। लेकिन साहब ने बिना देखे सर लहजे में कहा, अभी फाइल मुकम्मल नहीं हुई, खामोशी से खड़ी रहो जब तक मैं ना कहूं, हिलना मत। सुबह फजर की अजान होने लगी। खिड़की से बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी। जब साहब ने आखिरकार लैपटॉप बंद कर दिया और अपने आंखों को मसला, उसने फाइल को मुकम्मल कर लिया था, लेकिन वो खुद को नढाल हो चुका था। वो कुर्सी से उठा और आयरा की तरफ मुड़ा। चौप लड़खड़ा रही थी और उसका चेहरा जर्द हो चुका था। होल खुश थे और वो मुश्किल खुद को गिरने से रोके हुए थे। जाओ, जाकर सो जाओ, लेकिन याद रखना, आइंदा मेरी चीजों से दूर रहना। साहब ने उसे जाने की इजाजत दी। आयरा ने कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांग ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। कई घंटों से एक ही पोजीशन में खड़ी थी। दुल्हन ने खून रुक गया था, इसलिए जैसे उसने पहला कदम रखा वो तवाजुन बरकरार ही न रख सकी और सीधी मुंह के बल गिरने लगी। साहब की नजरें उसी पर थी। वो बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि आयरा जमीन पर गिरती, साहब ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया था। उसका अमल इतना अचानक था कि आयरा को संभलने का मौका ही न मिला। आयरा ने खौफ से आंखें बंद कर ली, लेकिन जमीन की सख्ती की बजाय किसी के वजूद का लम्स और मानूस खुशबू महसूस करके उसने आहिस्ता से आंखें खोली। वो शहाब के सीने से लगी हुई थी और शहाब ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उसका एक हाथ आयरा की कमर पर था और दूसरा उसके सर को सहारा दिए हुए था। एक पल के लिए वक्त थम सा गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज आ रही थी। आयरा की सांसें अभी भी बेतरतीब थी। खौफजदा नजरों से शहाब के चेहरे को देख रही थी, जो कि इसके इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। शहाब की नजरें आयरा के चेहरे पर जमी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तैरते खौफ और नमी ने शहाब के दिल में हलचल मचा दी। शहाब ने उसके लड़ते जिस्म को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी ठेस उठी और पछतावे ने सर उठाया। उसे पहली बार एहसास हो कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। कि बच्ची ही तो थी, उसकी फूल जैसी गजल, जिसे उसने हमेशा अपनी मलकियत समझा था। उसके चेहरे पर फैली हवाइयां और आंखों में तैरते आंसू देख साहब का सख्त दिल मोम की तरह पिघलने लगा। उसे बाजू में उठाए सीधा वहां मौजूद सोफे की तरफ बढ़ा, उसे बहुत नरमी से उस पर बिठाए जैसे वो कांच की गुड़िया हो और जरा सी ठेस से टूट जाएगी। आयरा अभी भी साकित थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही साहब है जिसने अभी उसे इतनी सख्त सजा दी थी। उसके लफ्ज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी और अपनायत थी। साहब ने झुककर उसके सूजे हुए पाँव को देखा और फिर नजर उठाकर आयरा को देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। दर्द हो रहा है? साहब की आवाज में अब वो पहले वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई फिक्र और मोहब्बत थी जो साधु नादर ही जाहिर होती थी। आयरा ने इस बात में सर हिलाया तो एक आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरा। साहब ने गहरा सांस लिया और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। ये सजा जरूरी थी आयरा, ताकि तुम्हें एहसास हो कि हर बार शरारत करना ठीक नहीं होता है। अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो। वो उसे जाने का इशारा करके मुड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। आयरा पर मुश्किल उठकर लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में शाप के लिए गुस्से और नफरत का लावा भी पकड़ा था। वो आज की रात होने वाली तजलील नहीं भूल सकती थी। अपने कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर गिरी और टूट टूट कर रो दी। 4 दिन तक उसकी टांगों का दर्द नहीं गया। वो चलने फिरने से कासिर रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ उसका इंतकाम का जज्बा शदीद होता जा रहा था। वो कैसे से इतनी आसानी से जाने देती। शाब ने उसके साथ जो किया था उसका बदला लेना अब उस पर वाजिब हो गया था। कुछ दिन बाद जब उसे पता चला कि शाब एक इंतहाई अहम बिजनेस डील के लिए दुबई जा रहा है, तो उसकी आंखों में एक शातिराना चमक उभरी। अब आएगा मजा शहाब भाई, आपने मुझे एक रात जगाया और दर्द दिया, अब मेरी बारी है मजा चुकाने की। उसे फौरन मेहराब को कॉल मिलाई। मेहराब, मुझे तुमसे एक काम है और इसके बदले तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। मुझे 5 जिंदा और सेहतमंद चूहे चाहिए, अभी और उसी वक्त। आयरा की आवाज में ऐसा हजल था कि मेहराब भी इनकार न कर सका। और सवाल 500
रुपए का था, वो इनकार भी कैसे कर सकता था? ये चूहे साहब के गौर को गरूर को खाक में मिलाने के लिए काफी होंगे। मेरे बैग में चूहे किसने डाले थे? वो एयरपोर्ट से सीधा गया जो उसकी दुबई के क्लाइंट की अहम मीटिंग थी, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उसे रोक लिया गया और उसके बैग से पूरे 5 चूहे निकले थे, जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट पर उधम मचा दिया था और उसे फ्लाइट नहीं लेने दी थी। खिड़की पोर्च में गाड़ी के टायरों की चंगाड़ के साथ ही साहब की आमद ने सबको चौंका दिया था। साहब नरेश और साइमा बेगम, जो शाम की चाय पी रहे थे, हड़बड़ा कर उठे, क्योंकि साहब की फ्लाइट तो कब की जा चुकी थी और इसे इस वक्त फिजा में होना चाहिए था। लेकिन उसका यूं अचानक, और वो भी इस कदर गजबनाक हालत में वापस आना, किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। साहब लाउंज में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था और आंखों में खून उतर आया था। उसने अपना लैपटॉप बैग में सोफे पर पूरी कुवत से पटका और सामने खड़े मुलाजिम को पानी लाने का इशारा किया। क्या हुआ साहब? फ्लाइट मिस हो गई है क्या, या कोई इमरजेंसी हो गई है? साहिबा बेगम ने परेशानी से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो साहब ने गहरा सांस लेते अपनी टाई की नॉट ढीली की। इमरजेंसी नहीं अम्मी, मजाक हो गया मेरे साथ, बहुत भोंदा मजाक हुआ है। आज एयरपोर्ट पर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया गया। सीओटी वालों ने मुझे मशकूक समझकर रोक लिया, मेरा सामान जब्त कर लिया, और वजह क्या थी आप जानती है? मेरे बैग में चूहे थे, जिंदा और सेहतमंद चूहे, जिन्होंने वहां निकलते ही भगदड़ मचा दी। चूहे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने तो पैकिंग खुद की थी और बैग लॉक था, फिर उसमें चूहे कैसे घुस गए? और वो भी 5? अहमद नुरेश, जो अभी किचन से बाहर निकले थे, हैरत से बोले। उसके उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना संजीदा इंसान ऐसे अजीबो गरीब सूरत हाल का शिकार हो सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बैग में चूहे किसने डाले थे? ये तो कोई इत्तेफाक नहीं है ना चाचू, ये बाकायदा साजिश है मुझे जलील करने की और मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की। साहब ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नजरें लाउंज में मौजूद हर शख्स का जायजा ले रही थी, और फिर अचानक उसकी निगाहें सीढ़ियों के सतून के पीछे छुपे मेहराब पर जम गई, जो दबे पांव ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा था। मेहराब, इधर आओ। साहब की आवाज इतनी सख्त थी कि मेहराब के कदम वहीं जम गए। वो कांपता हुआ मुड़ा और चूर नजरों से साहब को देखा। जी भाई, वो बहुत मुश्किल बोल पाया। इधर मेरे सामने आओ और मेरी आंखों में देख कर बताओ ये किसकी हरकत है। मैं जानता हूँ तुम इसमें मुलवस हो, क्योंकि घर में चूहे पकड़ने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सच बोलो, वरना अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, जो बाहर गेट पर ही खड़ी है। साहब ने झूठ का सहारा लेकर उसे डराया तो मेहराब का रंग सफेद हो गया। आलिया बेगम ने बेटे को बचाना चाहा, लेकिन साहब के तेवर देखकर खामोश रही। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आयरा आंटी का प्लान था। उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि चूहे पकड़ के लाओ, वरना वो मेरी शिकायत लगा देंगी। मैंने मना किया था लेकिन वो नहीं मानी। मेहराब ने रोते हुए सारा पोल खोल दिया और अपनी जान बचाने के लिए सारा मलबा आयरा पर डाल दिया। आयरा? साहब ने जेरे लपका और एक जहरीली मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। तो ये बदला लिया गया मुझसे? उस रात की सजा बहुत सख्त है, उसे मुझे तकलीफ देने का आज मैं उसका शौक भी पूरा कर देता हूँ। साहब ने मेहराब को छोड़ा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। साइमा बेगम ने पीछे से पुकारा, साहब रुक जाओ बेटा, गुस्से में हो, वो बच्ची है, नादान है, उसे प्यार से समझा लेना। लेकिन साहब ने उनकी एक ना सुनी। वो आंधी और तूफान की तरह सीढ़ियां पलंगता ऊपर गया और सीधा आयरा के कमरे का रुख किया। आयरा, जो अपने कमरे में मजे से नॉवल पढ़ रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब तक तो साहब एयरपोर्ट पर खबर हो रहा होगा और उसका बदला पूरा हो गया होता। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके से खुला और साहब अंदर दाखिल हुआ। उसकी हालत देखकर आयरा के हाथ से नॉवल गिर गया। वो हड़बड़ाकर बेड से उतरी। साहब भाई, आप? उसकी हालत से बमुश्किल निकला। क्यों? हैरत हुई मुझे देखकर। क्या लगा था कि मैं दुबई की जेल में हूँगा या सड़कों पर धक्के खा रहा हूँगा? बड़ी खुश हो रही होगी जब फिर मेरा तमाशा बनाकर। साहब ने आगे बढ़कर उसका बाजू तो पोंछ दिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि आयरा की चीख निकल गई। ये तुमने क्या किया आयरा? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील तुमने अपनी अना की भेंट चढ़ा दी।
सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें पढ़ने पर मजबूर किया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें एक रात सजा दी थी। तुमने इतनी घटिया हरकत की। साहब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर दहाड़ा तो आयरा सहम गई, लेकिन उसके अंदर की जिद्दी लड़की ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। आयरा ने झूठ बोला और अपने बाजू को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साहब ने उसकी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। झूठ मत बोलो, मेरा सब कुछ पक चुका है। तुमने उसे 500 रुपये देकर चूहे मंगवाए और मेरे बैग में डाले। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? साहब की आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे, लेकिन आयरा ने अपनी गलती मानने की बजाय मजीद ढिठाई का मुजाहरा किया और सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। हाँ, किया मैंने, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आपने मुझे सारी रात एक टांग पर खड़ा रखा था। मुझे दर्द हो रहा था, मेरे पाँव सूज गए थे, तो मैं कैसे भूल जाती। मैंने बदला लिया और मुझे कोई अफसोस नहीं है। आइंदा के आयरा के इतराफ ने शहाब के गुस्से पर तेल का काम किया। उसे झटके से उसे खुद से दूर किया, लेकिन फिर दोबारा उसका बाजू थाम लिया। तुम्हें अफसोस नहीं है ना? ठीक है, अब तुम्हें अफसोस होगा, और इतना होगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तुमने मेरा तमाशा बनाया ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। शहाब उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मामा, बाबा, बचाए मुझे। आयरा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो पैर घसीट रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शहाब की ताकत के आगे उसकी पेश नहीं की जा रही थी। नीचे खड़े घर वाले भी ऊपर आ गए थे। शफकत साहब और अहमद साहब ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन शहाब ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक लिया। प्लीज, कोई बीच में नहीं आएगा। आज इस बिगड़ी हुई लड़की का दिमाग ठिकाने लगाना जरूरी है, वरना ये कल को किसी के साथ भी ऐसा करेगी। साहब उसे घसीटता हुआ ऊपर वाली मंजिल के आखिर में बने पुराने स्टोर रूम की तरफ ले गया, जहाँ घर का फालतू सामान रखा जाता था और वहां हमेशा अंधेरा रहता था। आयरा को बचपन से ही अंधेरे और बंद जगहों से शदीद खौफ आता था। नहीं, नहीं साहब भाई, प्लीज वहां नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अल्लाह का वास्ता मुझे वहां मत बंद करे, मैं मर जाऊंगी। आयरा ने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा देखा, उसकी जान निकल गई। वो रोना शुरू हो गई और साहब के कदमों में बैठने की कोशिश की। डर लगता है तुम्हें? तो मुझे मुझे क्या लगता रहे? जो चूल्हे चूहे मेरे ऊपर कूद रहे थे, जो पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक उड़ रहा था, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? अब भुगतो तो अपने किए की सजा। साहब ने जेब से चाबी निकाली और स्टोर रूम का ताला खोला। अंदर खूब अंधेरा था और अजीब सी सिलाहट की बू आ रही थी। आयरा ने साहब के कोट का कॉलर पकड़ लिया, रोते हुए मिन्नत की। मैं माफी मांगती हूँ, गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे अंदर मत डाले, मैं मर जाऊंगी वहां। उसका चेहरा आंसू से भीग चुका था और वो बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन साहब के सर पर इंतकाम का भूत सवार था। एक तो चूही, ऊपर से सीना चोरी, और झूठ तुमने कहा था कि तुम्हें अफसोस नहीं है, तो अब इस अफसोस को महसूस करो। शायद अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। साहब ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और अंदर धक्का दिया। आयरा लड़खड़ा कर अंदर गिरी, और इससे पहले कि वो बाहर आती, साहब ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, जिसमें वो एक चूहा लाया था, जो वापसी पर से अपनी गाड़ी की सीट के नीचे मिला था। वो खास तौर पर आयरा के लिए तोहफतन लाया था। ये लो तुम्हारा दोस्त, इसे अपने पास रखो, ताकि तुम्हें याद रहे कि चूहे कितने प्यारे होते हैं। साहब ने वो चूहा अंदर फर्श पर छोड़ा और दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा। आयरा ने जैसे उस छोटे से वजूद को अंधेरे में अपनी तरफ बढ़ते महसूस किया, उसका दिमाग काम करना छोड़ गया। एक फलक जवाब चीज उसके लबों से आजाद हुई और वो किसी पनाह की तलाश में बेख्तियार दरवाजे पर खड़े साहब की तरफ लपकी। चूहा चूल्हा उसके पाँव के करीब था और वो दहशत के आलम में उछलकर सीधी साहब के वजूद से जा टकराई। बचाए मुझे, वो रोते हुए किसी बैल की तरह उसके मजबूत जिस्म के गिर्द लिपट गई। उसने अपने दोनों बाजू साहब की गर्दन के गिर्द इतनी सख्ती से हमाल कर दिए थे कि साहब का सांस भी रुकने लगा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी और उसका पूरा वजूद साहब के सीने में बस्त होने की कोशिश कर रहा था। प्लीज मुझे यहाँ नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊंगी, मुझे चूहे से डर लगता है। वो खौफजदा सी रोते हुए उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी
और इसी कोशिश में उसका नर्मो नाजुक सरापा शहाब के आहिनी जिस्म के साथ बुरी तरह से रगड़ खा रहा था। शहाब जो उसे धक्का देकर बंद करने ही वाला था, आयरा के इस अचानक और शदीद हमले पर सुन्न होकर रह गया। एक लम्हे के लिए तो उसे समझ न आया कि हुआ क्या है। आयरा का लड़ता हुआ जिस्म उसके सीने के साथ क्यों चिपका हुआ था, जैसे वो उसका हिस्सा हो। उसके भीगे हुए बालों की मधोशकन खुशबू और उसकी तेज करन सांसें जो शहाब की गर्दन पर पड़ी थी, उन्होंने शहाब के अंदर जैसे आग लगा दी थी। उसने उसे खुद से अलग करने के लिए उसकी कमर में हाथ रखा, लेकिन आयरा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो जितना उसे पीछे हटाता वो उतना ही मजीद उसके अंदर घुसती चली जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ना, आज जो कहोगे करूंगी, कोई शरारत नहीं करूंगी, पक्का वादा। वो मुसलसल बोले जा रही थी और उसका चेहरा साहब की गर्दन के इस कदर करीब था कि उसके कांपते होंठ साहब की जिल्द को छू रहे थे। साहब के दिल की धड़कन एकदम से बेतरतीब हो गई थी। उसके जिस्म में डूबता हुआ गुस्से का अलावा अब एक और जज्बे में ढल रहा था, एक ऐसा शदीद और मुंहजोर जज्बा जिसने उसके हवास को झगड़ लिया था। आयरा अपनी लालमी में साहब के अंदर वो तूफान बर्पा कर चुकी थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। उसका वो नर्मो नाजुक लम्स साहब की रगों में नशे की तरह उतर रहा था। साहब का हाथ उसे धक्का देने के लिए उठा था, अब बेख्तियार उसकी कमर के गिर्द सख्त होता जा रहा था। आयरा के वजूद की हालत उसे पिघला रही थी। साहब की आंखें गहरी हो गई थी। उसने एक झटके से आयरा को मजीद अपने हिसार में खींच लिया। सारा गुस्सा, सारी नफरत नफरत जैसे हवा हो गई। अब सिर्फ वहां एक तड़प थी, एक शिद्दत थी जो उन दोनों के दरमियान खामोशी से जन्म ले रही थी। आयरा अभी भी रो रही थी और उसका सर साहब के सीने पर था, जहां वो उसके दिल की तेज धड़कनें सुन सकती थी। अगले पल साहब ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से टिमटिमा रहा था। वो कस के उसके गले में बाजू हमाल के अपनी भी नीचे फर्श पर रिंगते चूहे को देख रही थी, जिसमें शहाब की नजरें सिर्फ आयरा के खौफजदा चेहरे पर थी। उसके लड़ते होंठ, उसकी बंद आंखें और उसके सीने का उतार चढ़ाव शहाब को अपनी होश खोने पर मजबूर कर रहा था। वो बिला की हसीन लग रही थी। साहब हम मुश्किल खुद पर काबू पाए उसे बाहर लाया। वहां खड़े घर वालों को हैरान नजरों को नजरअंदाज करते उसे अपनी गोद से उतारा तो वो अभी भी कांप रही थी और उसे साहब की कमीज को मुट्ठी में जकड़ रखा था। साहब ने झुककर उसके चेहरे को देखा तो उसकी सांसें आयरा के चेहरे से टकराई थी। आयरा ने सहम कर आंखें खोली तो साहब की आंखों में एक ऐसी अजनबियत और तपिश दिखी जिससे वो पहले कभी वाकिफ नहीं थी। आयरा, कोई शरारत की तो उससे ज्यादा सख्त सजा होगी, समझ गई ना तुम? शहाब की आवाज भारी और मखमूर थी, जिसमें तनबिया कम और कोई और जज्बा ज्यादा था। आयरा ने तेजी से इस बात में सर लाया। मेरी तौबा, आइंदा कुछ नहीं करूंगी। वो कानों को हाथ लगाती लड़खड़ाते कदमों से वहां से भाग निकली, लेकिन शहाब वहीं खड़ा, उसके वजूद पर अभी भी आयरा के लम्स की खूबसूरत खुशबू थी जिसने उसे बेचैन कर दिया था। आयरा से कमरे में बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटी थी और उसका दिल बेताबी से धड़कता हुआ पसलियों से टकरा रहा था। आज अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसकी वहमो गुमान में भी नहीं था। साहब का वो जुनून, वो गुस्सा, फिर अचानक उसका पिघल जाना, उसे यूं बाजों में उठाकर सबके सामने ले आना, ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। लेकिन उसके वजूद पर अभी भी साहब के लम्स की तपिश बाकी थी जो उसे ये बावर करवा रही थी कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। उसने अपने हाथों को देखा जो कुछ देर पहले शहाब की गर्दन के गिर्द हमाल थरबेकदार, उसके गालों पर लाली छा गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी इस कैफियत पर शदीद गुस्सा आया। मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? वो एक सालिम इंसान है, खड़ूस है, जल्लाद है। उसने मुझे चूहे के साथ बंद किया था। वो मुझे मारना चाहता था। मैं उससे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। वो खुद से बुड़बुड़ाई और तकिए में मुझ भाग लिया, लेकिन दिमाग से वो मंजर झटकना नामुमकिन हो रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला। आयरा ने चौंक कर देखा तो सामने मेहराब खड़ा था, जिंदाई शर्मिंदा और डरा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी वो 500 रुपए वाला नोट था जो आयरा ने उसे दिया था। आयरा ने जैसे उसे देखा उसका सारा गुस्सा मेहराब में मुंतकिल होगा। वो बिजली की सी तेजी से उठी और पास पड़ा कुशन उठाकर पूरी कुवत से मेहराब की तरफ फेंका।
نکل جاؤ یہاں سے، دغاباز انسان، غدار کہیں گے۔ تم نے شہاب صاحب بھائی کے سامنے میری میری چگلی کی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ محراب نے کوشن کیچ کیا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ ابھی پلیز میری بات تو سنیں، میں کیا کرتا؟ بھائی بہت غصے میں تھے اور مجھے پولیس کے حوالے بھی کرنے والے تھے، مجھے ڈر لگا تھا اس لیے سچ نکل گیا مجھ سے۔ محراب نے معصومیت سے وضاحت دی، لیکن آئرہ کا پارا ہائی تھا۔ دفع ہو جا محراب، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ تم میرے پارٹنر نہیں، دشمن ہو۔ تم نے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پتہ ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ مجھے اس اندھیرے اسٹور میں بند کر رہے تھے، وہ بھی چوہوں کے ساتھ۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ آئرہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر محراب واقعی دکھی ہو گیا۔ سوری نا آپی، اچھا اب میں پکا والا وعدہ کرتا، آئندہ کبھی آپ کا نام نہیں لوں گا۔ چائے بھائی مجھے الٹا لٹکا دے، پلیز معاف کر دے۔ دیکھیں میں آپ کے لیے چپس لایا۔ محراب نے اپنی جیب سے چپس کا پیکٹ نکال کر لہرایا تو آئرہ نے اسے گھورا، لیکن پھر چھینتے ہوئے بولی کہ یہ رشوت دے کر مجھے منانے کی کوشش مت کرو، میں ابھی بھی ناراض ہوں، اور واپس کرو میرے پیسے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے نوٹ چھینا اور پیکٹ بھی، اور غصے میں چپس کھانے لگی۔ جب یہ محراب نے سکھ کا سانس لیا، اسے پتا تھا کہ آئرہ کا غصہ کھانے کی چیز دیکھ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ویسے آپی ایک بات پوچھوں؟ محراب نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ کیا ہے؟ آئرہ نے منہ بھرے ہوئے کہا، بھائی آپ کو گود میں اٹھا کر کیوں لائے تھے؟ مطلب وہ تو آپ کو سزا دینے گئے تھے نا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ فلمی ہیرو بن گئے؟ آپ نے ان پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا نا؟ محراب نے ہانک ماری تو آئرہ کو بری طرح پھندا لگا، وہ کھانسنے لگی اور محراب کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بکواس بند کرو اپنی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس مجھے چوٹ لگ گئی تھی نا اس لیے، اور خبردار جو یہ بات دوبارہ کی۔ آئرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محراب کو کیا جواب دے، کیونکہ اس کے پاس خود اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح نویز حویلی میں ایک عجیب سی پرسکون فضا تھی۔ رات والے طوفان کے بعد سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے سوائے آئرہ کے، جو ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھی اور شہاب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شہاب اپنی مخصوص نشست پہ بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور ٹھہراؤ تھا۔ شفقت صاحب اور احمد صاحب آپس میں کچھ بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ جب شہاب نے چائے کا کپ رکھتے گلا کھنکارا، ڈیڈ مجھے آپ سے اور چاچو سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب کی توجہ شہاب کی طرف ہو گئی۔ سائمہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بیٹا کہو، خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے آفس میں؟ شفقت صاحب نے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، آفس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، دراصل میں اپنی زندگی کے حوالے سے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے ایک نظر سامنے خالی کرسی پر ڈالی جہاں آئرہ بیٹھی تھی، اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میز پر موجود سب لوگ چونک گئے اور پھر ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، ہم تو کب سے چاہتے تھے تم اپنا گھر بسا۔ سائمہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ لیکن بیٹا کوئی لڑکی تمہاری نظر میں ہے یا ہم اپنی پسند سے ڈھونڈیں؟ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہاب نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، پھر سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ جی چچی جان، لڑکی میری نظر میں اور کہیں باہر کی نہیں بلکہ اسی گھر کی ہے۔ صاحب کے اس جملے نے سب کو حیران کر دیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی گھر کی کیا مطلب؟ احمد صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ میں آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شہاب نے بلا تکلف توقف کہہ دیا، اور اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی پل خوشی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ آئرہ، سائمہ بیگم نے خوشی سے تالی بجائی، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ ہماری آیا، ہماری گڑیا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ہی بہو بنے۔ لبنہ بیگم کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شہاب جیسے سمجھدار اور سنجیدہ لڑکا ان کی پگلی سی بیٹی کو پسند کر لے گا۔ ارے بھائی واہ، کیا جوڑی ہوگی، آگ اور پانی کی۔ محراب نے نعرہ لگایا تو سب ہنس دیے، سوائے شہاب کے جس نے اسے گھورا تو چپ ہو گیا۔
تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ صاحب نے احمد صاحب کی طرف دیکھا. بیٹا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم ہمارے لیے بیٹے جیسے ہو اور آئرہ کے لیے تم سے بہتر محافظ پوری دنیا میں نہیں مل سکتا. ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. احمد صاحب نے آگے بڑھ کر شہاب کو گلے لگا لیا اور یوں ناشتے کی میز پر ہی یہ رشتہ طے پا گیا اور مٹھائی منگوانے کا حکم دے دیا گیا. لیکن کسی نے بھی آئرہ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کیوں بڑوں کا فیصلہ اٹل تھا. اور لاکھ وہ شرارتی سے ہی سب جانتے تھے کہ بڑوں کی بات کی لاج رکھنا تو آئرہ کے خون میں شامل تھا. آئرہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس سب سے بے خبر تھی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور لبنہ بیگم اور سائمہ بیگم مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوئی. آئرہ جو کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی انہیں دیکھ کر حیران ہوئی. امی، تائی جان کھائے تھے صبح صبح مٹھائی؟ وہ بیڈ سے اتری. ہاں میری جان، بہت بڑی خوشخبری ہے. مبارک ہو میری بچی، تمہاری قسمت جاگ گئی ہے. سائمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما. آئرہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی. کس بات کی مبارک بات؟ وہ الجھن کا شکار تھی. ارے میری جان، تمہاری شادی طے ہو گئی ہے. لبنہ بیگم نے مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بم دھماکہ کیا. آئرہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اسے مٹھائی بمشکل نکلی اور کھانستے ہوئے پوچھا، شادی؟ کس سے اور کب؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آرام سے، اتنی بھی جلدی ہے پوچھنے کی. صاحب سے اور کس سے؟ سائمہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا. صاحب کا نام سنتے آئرہ کا وہ حال تھا کہ کانٹوں تو بدن میں لہو نے. اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو. صاحب بھائی؟ وہ بے یقینی سے چلائی. نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا. وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے. وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور بدلہ لینا چاہتے ہیں مجھ سے. آئرہ نے چیخ کر کہا اور لبنہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا. امی منع کر دے انہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے. وہ بہت ظالم ہے. آپ کو نہیں پتا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کہ ان کی نئی چال ہے. لبنہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز سے بولی. کیسی باتیں کری ہو آئرہ؟ ہوش میں آؤ. شاہب تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے خود رشتہ مانگا ہے. اور وہ غصہ تو اس کی فطرت میں ہے، لیکن دل کا وہ بہت نرم ہے. محبت؟ آئرہ نے تنقید سے کہا. وہ محبت نہیں امی، وہ انتقام ہے. مجھے ساری زندگی قید کر دینا چاہتے ہیں، اسی لیے شادی کر رہے ہیں. میں نہیں کروں گی یہ شادی. میں بابا سے کہوں گی، وہ میری بات سنیں گے. وہ روتے ہوئے بھاگی تاکہ اپنے باپ کے پاس جا سکے. لیکن نیچے جا کر دیکھا تو وہاں جشن کا سما تھا. ملازمین ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور شفقت صاحب فون پر رشتہ داروں کو اطلاع دے رہے تھے. آئرہ کے قدم وہیں رک گئے. اسے سمجھ آ گئی کہ بہت دیر ہو چکی ہے. سب لوگ کتنے خوش تھے اور کیسے ان کی خوشی کو خاک میں وہ ملا سکتی تھی. لیکن اندر سے وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی. تبھی محراب وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا. مبارک ہو بھابی جان. اسے شرارت سے کہا. اب تو بھائی جان سے بچ کر رہنا. میں نے سنا ہے شوہر بیوی کو بہت مارتے ہیں اور بھائی جان تو ویسے بھی کراٹے ماسٹر ہیں. محراب نے جلدی پر تیر چھڑکا تو آئرہ نے اسے گھور کر دیکھا. بھاگو یہاں سے ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم بھائی جان کو بھول جاؤ گے. وہ پیر پٹکتی واپس اوپر بھاگی، لیکن راستے میں اس کی نظر شہاب کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی جہاں وہ کھڑا فون پر بات کر رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھا میں نے تمہیں کیسے پھنسایا. آئرہ نے غصے سے منہ پھیرا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا. شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی کیونکہ شہاب چاہتا تھا کہ نکاح جلد از جلد ہو جائے. گھر میں درزیوں اور جیولرز کا تانتا بن گیا. ہر طرف کپڑوں کے ڈھیروں زیورات کی چمک دمک تھی، لیکن دلہن کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی. آئرہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہو. وہ کئی بار کوشش کر چکی تھی کہ شہاب میں سے اکیلے میں بات کرے اور اسے منع کر دے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن شہاب جیسے جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا. وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا، اور اگر وہ بھی گھر میں ہوتا بھی تو بڑوں کے درمیان گرا ہوتا. آئرہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. اسے یقین تھا کہ شہاب یہ شادی صرف اس سے بدلہ لینے اور اسے ساری عمر اپنی قید میں رکھنے کے لیے کر رہا ہے. ایک دن جب آئرہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی مہندی کی ڈیزائن دیکھ رہی تھی تو شہاب وہاں آ نکلا. آئرہ نے اسے دیکھتے ہی کتاب بند کی
اور تیزی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس کی آواز میں لرزش تھی لیکن انداز پورا زم تھا. صاحب نے رک کر اسے دیکھا. اس کی نظریں آئرہ کے چہرے کا طواف کرنے لگی جس پر پریشانی واضح تھی. کہو، میں سن رہا. اس نے نرمی سے کہا. آپ یہ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا. آپ کو تو میری شکل بھی پسند نہیں، پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ آئرہ نے سوال کیا. شاہد نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو آئرہ پیچھے ہٹی. نفرت اور محبت میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے آئرہ، اور کبھی کبھی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ یہ لکیر پار کر گیا. اور رہی بات شادی کی، تو یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ تم اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے. شاہد کی آنکھوں میں جو گہرائی تھی وہ آئرہ سمجھ نہیں پائی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صرف بدلہ لینا چاہتے ہیں اس فائل کا. ان چوہوں میں جانتی ہوں میں آپ کو، لیکن آپ یاد رکھیں آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی. آئرہ نے دھمکی دی تو شاہد مسکرا دیا. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون خوش رہتا ہے اور کون نہیں. فی الحال تو تم اپنی مہندی کے ڈیزائن پسند کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری دلہن سب سے خوبصورت لگے. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور آئرہ وہیں کھڑی رہ گئی. اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز ہے، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی. دن پر دن گزرتے گئے اور آخر کار شادی کا دن آ ہی گیا. گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا. روشنیوں سے پوری حویلی جگمگا رہی تھی. مہمانوں کا ہجوم تھا. ڈھولک کی تھاپ اور شادی کے گیت فضا میں گونج رہے تھے. آئرہ کو سرخ رنگ کے باری جوڑے میں تیار کیا گیا. وہ پلا کی حسین لگ رہی تھی مگر دل ابھی تک ڈرا ہوا تھا. جب اسے نکاح کے لیے لایا گیا تو اس کا دل ڈوب رہا تھا. مولوی صاحب نے جب اس سے اجازت مانگی تو اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شاہب پر ڈالی جو شیروانی میں ملبوس انتہائی وجیہ لگ رہا تھا. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی لیکن چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی. آئرہ نے بمشکل ہاں کہا اور یوں وہ شاہب کی زندگی میں باقاعدہ شامل ہو گئی. نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ قابو میں نہیں تھے. اسے لگ رہا تھا کہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے. رخصتی کا وقت آیا تو آئرہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر روئی. امی، مجھے مت بھیجیں، میں نہیں رہ پاؤں گی وہاں، وہ مجھے مار ڈالیں گے. وہ ہچکیوں کے درمیان بولی لیکن لبنہ بیگم نے اسے دلاسا دیا. پگلی، روتے نہیں ہے، یہ تو ہر لڑکی کی قسمت ہے. تم کون سا دور جا رہی، اوپر والی منزل پر ہی تو جانا ہے. بس خوش رہنا اور شہاب کی تابعداری کرنا. ماں کی نصیحتیں اسے زہر لگ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اوپر والی منزل اس کے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہوگی. محراب بھی اس موقع پر سنجیدہ ہو گیا تھا. اس نے آئرہ کا ہاتھ تھاما. اب تو آپ میری بھابھی بن گئی ہیں. ویسے بھابھی سنبھل کے رہیے گا، کیونکہ کیا پتا یہ جنگ کا آغاز ہو اور اس دفعہ چوہوں کے ساتھ بلیاں بھی ہوئی ہو. اس نے آخری وقت میں بھی شرارت کی تو آئرہ کو ہنسی کے ساتھ رونا بھی آ گیا. قرآن کے سائے میں اسے رخصت کیا گیا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ شاہب کے کمرے کی طرف پڑی جب اسی کا بھی کمرہ تھا. کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا. ان کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن آئرہ کو یہ خوشبو بھی دم گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ ڈری سہمی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ گود میں بیچ لیے. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. شاہب اب اپنا اصلی روپ دکھائے گا اور مجھ سے بدلہ لے گا. وہ مجھے تانے دے گا. دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا جسم اکڑ گیا. اس نے گھونگھٹ میں سے دیکھا کہ شاہب اندر داخل ہوا ہے. اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی. آئرہ کا سانس رک گیا. اس کے قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی. شاہب بیڈ کے پاس آیا اور کچھ لمحے سے دیکھتا رہا. پھر اس نے آہستہ سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو آخر کار تم میری قید میں آ ہی گئی مسز شاہب. اس کے لہجے میں جو مسکراہٹ تھی وہ آئرہ کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی. آئرہ نے مزید سکر کر خود کو سمیٹ لیا تھا. وہ بہت سہمی ہوئی تھی اور شاہب اس کی حالت یہ دیکھ کر اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات کے طوفان کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا. آج رات اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے وہ بےتاب تھا. میں نے اب کچھ نہیں کیا، سچ میں، وہ بمشکل ہکلائی. اس کی آواز میں موجود خوف نے شاہب کے لبوں پر ایک دلکش مگر پر اسرار مسکراہٹ بکھیر دی. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آئرہ کی ٹھنڈی یخ ہتھیلیوں کو اپنی گرم گرفت میں لے لیا.
ये लम्स इतना अचानक और इतना शदीद था कि आयरा का पूरा जिस्म कांप उठा। डर रही हो मुझसे? साहब ने सरगोशी की और अपना चेहरा उसके घूंघट के करीब लिया है, जहां वो उसकी तेज होती सांसें को महसूस कर सकता था। तुम्हें क्या लगा था कि मैं बदला दूंगा, तुम्हें सजा दूंगा? साहब ने उसके हाथों को अपने लबों से लगाते चूम लिया, जिसकी तपिश आयरा की रगों में उतर गई। सजा का वक्त गुजर गया आयरा, अब तो जजा का वक्त है। वो जजा जो तुमने मेरी नींदें उड़ाकर मुझ पर वाजिब कर दी है। आयरा का दिल चाह के जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। साहब का हर लफ्ज उसके दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। साहब ने आहिस्तगी से उसके सर पर मौजूद बारी दुपट्टे को सरकाया, फिर उसके चेहरे पर पड़े घूंघट को अपनी उंगलियों की पूरों से थाम दिया। मुझे तुम्हारी आंखों में ये खौफ नहीं चाहिए आयरा, मुझे इनमें वो चाहत देखनी है जो उस रात स्टोर रूम में तुम्हारे वजूद से फूट रही थी, जब तुम मेरे हिसार में पनाह मांग गई थी। साहब ने एक ही झटके में घूंघट उलट दिया और सामने आने वाले मंजर ने उसे मबहूत कर दिया। आयरा का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह दमक रहा था और उसकी झुकी हुई पलकें लर्ज रही थी और गालों पर हया की ऐसी लाली थी जिसने शहाब के जब्त के बंधन को तोड़ दिया। उसे बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाकर आयरा के रुखसार को छुआ। उसका लम्स किसी दहकते हुए शोले जैसा था जिसने आयरा को जलाकर राख कर दिया। देखो मेरी तरफ। शहाब का लहजा हुक्म और इल्तिजा का हसीन इम्तजाज था। आयरा ने हिम्मत मुश्तमा करके अपनी भीगी हुई पलकें उठाई तो सामने साहब की आंखों में एक ऐसा अथाह समंदर देखा जिसमें डूब जाने का उसका अपना दिल भी मचल उठा। वहां गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां तो सिर्फ सिर्फ एक जुनून था, एक ऐसी दीवानगी जो आयरा को अपने अंदर समोने के लिए बेताब थी। अब झूठ बोल रहे हैं, आयरा ने मध्यम आवाज में कहा। आपने कहा था हिसाब बराबर करना है। साहब ने उसकी आवाज पर एक गहरी नजर उसके कपकपाते होंठों पर डाली और फिर अपना चेहरा उसके मजीद करीब कर दिया, इतना करीब कि दोनों की सांसें यकजा होने लगी। हिसाब तो बराबर करना है मेरी जान, लेकिन दर्द का नहीं, मोहब्बत का वो हिसाब जो तुमने मेरे दिल में हलचल मचाकर शुरू किया था। तुमने मेरे सुकून को गार किया है, तो अब तुम्हें मुझे वो सुकून लौटाना होगा। शाहद ने उसके कंधों को थाम कर उसे अपने फरीक किया। आयरा की मजामत जैसे तम तोड़ गई, उसका वजूद मोम की तरह पिघलने लगा। उस रात जब तुम मुझसे लिपटी थी तो तुमने अनजाने में मेरे अंदर की वहशत को खत्म कर दिया था। तुमने मुझे वो सुकून दिया था जो मुझे बरसों से नहीं मिला था। आज मैं वही सुकून तुमसे मांग रहा हूँ आयरा। शाहब की सरगोशियां आयरा के कानों में रस घोल रही थी। उसने अपनी उंगलियां आयरा के बालों में उलझा दी और उसे खुद से जोड़ लिया। आयरा का सर शाहब के सीने से जा लगा, जहां उसका दिल दीवाना वार धड़क रहा था। ये धड़कन सुन रही हो? ये सिर्फ तुम्हारे नाम की गवाही दे रही है। साहब ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए और एक प्यार बड़ा लम्स छोड़ा जिसने आयरा की रूह तक को सरशार कर दिया। आयरा ने अपनी बंद आंखों से आंसू की लड़ियां गिराई जो उसके गालों को भिगो गई। उसे देखकर शाहब की कमीज को मुट्ठियों में जकड़ लिया। शाहब ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ा और उसकी आंखों से बहते मोतियों को अपने लबों से चुम लिया। मैं तुम्हें खुद से अब कभी जुदा नहीं करूंगा, तुम मेरी हो आयरा, सिर्फ मेरी। शाहब ने खत्मे लहजे में कहा और फिर उसके और अपने दरम्यान हल आखिरी फासले को मिटा दिया। उसका कर्ब इस कदर शदीद और मुंह जोर था कि आयरा को लगा जैसे वो पिघल कर शाहब के वजूद का हिस्सा बन गई। कमरे की फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू रस बस गई और चांद भी उनके मिलन को देखकर बादलों में छुप गया। वो रात दो अनाओं की टूटने और मोहब्बत की नई दास्तान रकम होने की गवाह बन गई। अगली सुबह जब आयरा की आंख खुली तो उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों में गिन रहा हो। उसने पलकें वाकई तो कमरे में बाहर ही पर्दे तने हुए थे जिसकी वजह से नींद तरी की थी, लेकिन उसके पहलू में लेटा शहाब पूरी तरह बेदार था और एक हाथ सर के नीचे रखे करवट के बल उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों में राहत वाली वारफत की अभी भी बाकी थी, जैसे वो इस बात का यकीन कर रहा हो कि ये कोई ख्वाब नहीं। आयरन ने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, लेकिन शहाब का बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल था जिसने उसे हिलने ही नहीं दिया। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सुबह ने अंगड़ाई भी नहीं ली। साहब की आवाज नींद और सरशारी में डूबी हुई थी। सब जागे होंगे, मुझे शर्म आ रही है। आयरा ने मुंह छुपाने की कोशिश की तो साहब ने उसका हाथ
ہٹا کر اس کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ شرم تو مجھے آنی چاہیے، باقی سب سے نہیں، صاحب نے شرارت سے کہا۔ تو آئرہ کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ مجھے جانے دے پلیز، آج ولیمہ بھی ہے۔ آئرہ نے منت کی لیکن شہاب نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ولیمہ تو شام کو ہے اور ابھی تو مجھے اپنے حصے کی صبح منانی ہے۔ تم نے رات وعدہ کیا تھا کہ کبھی انکار نہیں کرو گی۔ شہاب نے اسے یاد دلایا تو آئرہ لاجواب ہو گئی۔ اسے ہار مانتے اپنا سر شہاب کے سینے پر رکھ دیا جہاں اسے دنیا کا سب سے محفوظ حصان محسوس ہوا۔ شہاب نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ شام کو ولیمے کی تقریب کا اختتام کسی شاہی جشن سے کم نہیں تھا۔ پورا حال روشنیوں، فانوسوں اور تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کا ہجوم تھا اور اسٹیج پر بیٹھے شہاب اور آئرہ کی جوڑی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ آئرہ گولڈن رنگ کے نفیس کام والے باہری میکسی میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ شہاب سیاہ 3 پیس سوٹ میں وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ وہاں موجود ہر شخص کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے خوش ہیں۔ فوٹوگرافرز کی فلیش لائٹس چمک رہی تھی جب اچانک محراب سٹیج پر نمودار ہوا۔ اسے اپنا بہترین سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جل لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ سیدھا آ کر شہاب اور آئرہ کے درمیان کھڑا ہو گیا اور کیمرے کی طرف دیکھ کر پوز بنانے لگا۔ بھائی جان ذرا سائڈ پر ہونا، مجھے بابے کے ساتھ 16 تصویر بنانی ہے۔ آخرکار وہ میری سب سے فیورٹ ہے۔ محراب نے شہاب کو کوہنی ماری تو شہاب نے اسے گھورا، لیکن اس کی آنکھوں میں سختی نہیں تھی۔ اپنی حد میں رہو محراب، یہ میری بیوی ہے اور تصویر بنانی ہے تو سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں دیوار مت بناؤ۔ شہاب نے مصنوعی غصے سے کہا، او ہو بھائی جان، آپ تو ابھی سے پوزیسو ہو رہے، یاد رکھے بھابی پہلے بھی میری دوست رہی ہیں اور بعد میں آپ کی بیوی۔ محراب نے شرارت سے آئرہ کی طرف دیکھا اور آنکھ ماری۔ آئرہ ہنس پڑی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شہاب نے اپنا بازو آئرہ کے کندھے کے گرد پھیلایا اور محراب کو ایک فاتحانہ نظر سے دیکھا۔ درست کی کر لو محراب، وہ تمہاری دوست تھی لیکن اب وہ میری لائف پارٹنر ہے۔ ہم دونوں ایک ٹیم ہے اور تم اکیلے۔ اب اگر تم نے کوئی بھی چال چلی تو یاد رکھنا، ہم دونوں مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، کیوں مسز شہاب؟ شہاب نے آئرہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا جس میں ڈھیروں محبت چھپی تھی۔ آئرہ نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور محراب کو چڑھایا۔ بالکل محراب، اب میں اور شہاب ایک ہے، اب تمہاری دال نہیں گلنے والی، بہتر ہے تم ریٹائرمنٹ لے لو۔ آئرہ کے جواب پر سب ہنس پڑے اور محراب نے منہ بسورا، یہ تو چیٹنگ ہے بھابی، اب پارٹی بدل لیں گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، میں اپنی ٹیم بنا لوں گا۔ محراب نے کندھے جھکائے اور اسٹیج سے نیچے اتر گیا، لیکن جاتے جاتے ماحول میں ایک خوشگوار تاثر چھوڑ گیا۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو گئے اور گھر والے دیگر کاموں میں مصروف تھے تو شہاب نے آئرہ کا ہاتھ تھاما اور اسی آنکھوں میں اشارہ کیا، چلو۔ آئرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کہا۔ شہاب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے پچھلے دروازے سے باہر نکالا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی شہر کی روشنیوں اور شور شرابوں کو پیچھے چھوڑ دی، ساحل سمندر کی طرف رواں دواں تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سمندر کی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ صاحب نے ایک ویران اور انتہائی پرسکون مقام پر گاڑی روکی جہاں صرف چاند کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ریت پر چلنے لگے۔ صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر آئرہ کے کندھوں پر ڈال دیا کیونکہ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے یہاں تک کہ لہروں کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئے۔ یہ جگہ یہ بہت پرسکون ہے، آئرہ نے خاموشی توڑی۔ اس کی نظریں سامنے پھیلے وسیع سمندر پر جمی ہوئی تھی۔ صاحب نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں چاند کا عکس تیر رہا تھا۔ سکون جگہ نہیں ہے آئرہ، سکون تو تم میں ہے۔ صاحب کے لہجے میں ایک عجیب سی معرفت کی تھی۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا کیونکہ میں دنیا کے شور سے صرف دور سمیت تمہاری دھڑکن سننا چاہتا تھا۔ وہاں سب کے درمیان تم میری بیوی تھی لیکن یہاں اس آسمان کے نیچے تم میری کائنات ہو۔ شہاب کے الفاظ نے آئرہ کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ وہ شرما کر نظریں جھکانے لگی تو آج شہاب نے اس کی چھوڑی کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نظریں مت جھکاؤ آئرہ،
इन आंखों में अपनी जिंदगी देखता हूँ। तुम्हें पता है, मैं हमेशा समझता था कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन मुझे जिस बात की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने आकर मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने इस सख्त खोल को तोड़ दिया और अब मैं अपने गिर्द बना रखा था जो मैंने। आयरा की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपने हाथ शाहब के सीने पर रखे। मैं तो डर गई थी कि आप हमेशा मुझसे नफरत करेंगे। मुझे लगा था मैं कभी आपके दिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। साहब ने उसके हाथ को वहीं अपने दिल पर दबा लिया। तुम मेरे लिए मेरे दिल तक नहीं पहुंचे यार, तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन गई हो। नफरत तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, तुमने मुझे वो जुनून दिया है इसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। तुम मेरे लिए आम नहीं हो, तुम बहुत खास हो आयरा, मेरे लिए सबसे बढ़कर। साहब का ये तराफ आयरा के वजूद को पिघलाने के लिए काफी था। उसने बेख्तियार साहब को गले लगा लिया। और आप मेरी जिंदगी है साहब, मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा आपकी मुस्कुराहट की वजह बनूंगी, कभी आपको उदास नहीं होने दूंगी। आयरा की सरगोशी शाहाब के कानों में रस घोल गई। शाहाब ने उसे खुद में बींच लिया और आसमान पर चमकते चांद को देखा जो उनकी मोहब्बत का गवाह बन रहा था। समंदर की लहरें उनके कदमों को छूकर वापस जा रही थी और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। वो दोनों वक्त की कैद से आजाद एक नई दुनिया में खोए हुए थे, जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी, सुकून था और एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो उनके लबों पर हमेशा हमेशा के लिए ठहर गई थी।